तो हम लोग का अगला और अंतिम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ओस्मोटिक प्रेशर। पहले तो ओस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले दो तीन टर्म, पहले ओस्मोसिस क्या होता है, तो पहले आप इस कंटेनर को ढंग से देखिए। ये एक बर्तन है और इस बर्तन में बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है जो इस बर्तन को दो भाग में बांट रहा है। ये जो सेपरेटर है ये एकदम अलग तरह का चीज़ है। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बीच में जो सेपरेटर है, आप समझिए एक बहुत बढ़िया तरह का छन्नी है जो किसी खास चीज़ को अपने थ्रू पास होने देता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सिर्फ सॉल्वेंट के लिए ट्रांसफरेबल है। मतलब वो सिर्फ ये ट्रांसफ़र इधर से इधर सॉल्वेंट या इधर से इधर सॉल्वेंट ही इसके थ्रू जा सकता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि चीनी पानी को आप मिला दिए हैं, कितनों बढ़िया से मिला दिए हैं, तो यहाँ से जब भी गुजरेगा तो क्या गुजरेगा, पानी गुजरेगा, कभी भी चीनी नहीं गुजर सकता। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल कितना भी छोटा कर दिया जाए वो उसके थ्रू पास होने नहीं देगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेलेक्टिव है कि किसी खास चीज़ को पास होने देना। तो इसी को ये एक इस तरह का एक मेम्ब्रेन है, इसको नाम दिया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस कंटेनर को जो दो पार्ट में बांटे हैं उसमें से एक पार्ट में हम लोग डाल दिए क्या चीज़, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मान लीजिए चीनी पानी का ही सॉल्यूशन है, इस साइड में डाइल्यूट लिए हैं, बहुत थोड़ा चीनी में बहुत ज़्यादा पानी है, और इस साइड में रिलेटिवली इसकी तुलना में ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर एक नेचुरल फेनोमेनन होता है, ये खुद ब खुद होता है, ये आपको करवाना नहीं पड़ता है। तो जो पानी है इधर से इधर बहना शुरू हो जाएगा, इधर से इधर बहना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल बहने लगेगा। ऐसा कब तक होगा, तो ये तब तक होगा जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अब देखिए यहाँ से अगर पानी निकलते जाएगा तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, गाढ़ा होगा, क्योंकि चीनी तो जा नहीं रहा है इधर, और यहाँ पे चीनी पानी है और उसमें और पानी ऐड होगा, तो इसको क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा। तो ये फेनोमेनन होते रहेगा तब तक जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। जब कंसंट्रेशन दोनों तरफ का इक्वल हो जाएगा तो ये फेनोमेनन खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये नेचुरली होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो कहाँ से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ, किसके थ्रू, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस फेनोमेनन को नाम देते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो ओस्मोसिस खुद ब खुद रुक जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ओस्मोसिस का ये जो फेनोमेनन है ये बीच में ही रुक जाए, मतलब इस इक्विलिब्रियम की दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, उस इक्विलिब्रियम के पहले ही रुक जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना पड़ता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल जिधर जा रहा था, यहाँ तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, तो कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी होता है कि इस तरफ केवल सॉल्वेंट होगा, इस तरफ सोल्यूशन होगा, तब भी सॉल्वेंट इधर से इधर बहेगा। वैसे में तो कभी रुकेगा ही नहीं, चूंकि कंसंट्रेशन कभी बराबर हो ही नहीं सकता। हम बोल रहे हैं कि इस साइड में मान लो सिर्फ सॉल्वेंट होता और इस साइड में सोल्यूशन होता, तो सॉल्वेंट इधर से इधर बहते रहता, हमेशा होते रहता, वो रुकता ही नहीं, अपने आप कभी नहीं रुकता। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बीच में रोकना चाहते हैं प्रोसेस को, तो ऐसी स्थिति में आपको इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड में या सिंपली सॉल्यूशन के साइड में बाहर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगता है वो प्रेशर सॉल्वेंट का इधर से इधर जो फ्लो है उसको रोक देता है, प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट का बहाव इधर से इधर रुक जाता है। तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर, जितना एक्सटर्नल प्रेशर पर ओस्मोसिस का ये जो घटना है खुद ब खुद रुक जाए, ठीक है, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसी को नाम दिया जा रहा है क्या चीज़, ओस्मोटिक प्रेशर। तो दो वर्ड था, ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर। एक दूसरा वर्ड होता है जिसको हम लोग रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ओस्मोसिस मतलब क्या, कि मान लीजिए किसी सर्टेन प्रेशर में इधर से इधर सॉल्वेंट का फ्लो रुक गया, ओस्मोटिक प्रेशर हुआ, उससे ज़्यादा और प्रेशर बढ़ा दें, तब सॉल्वेंट पार्टिकल इस डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगा, इधर से इधर उल्टा डायरेक्शन में सॉल्वेंट पार्टिकल बहने लगेगा। तो उस घटना को हम लोग नाम देते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम
concentrated solution to dilute solution side if the applied external pressure is more than osmotic pressure. osmotic pressure से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, इधर से इधर मूव करने लगेगा, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी पर हम लोग के यहाँ जो वाटर फिल्टर करने वाला मशीन होता है RO मशीन, वो यही चीज़ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO मशीन इसी टेक्निक पर काम करता है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ, वही चीज़ लिखें एक्सटर्नल प्रेशर, जो बताएं आपको सेमी पर इफ़ द एक्सटर्नल pressure is more than the osmotic pressure, solvent particles start to move in opposite direction through semi-permeable membrane, SPM वही लिखे हैं, that is from concentrated to dilute solution side. This phenomenon is called osmotic pressure, reverse osmosis, sorry. तो अब osmotic प्रेशर के लिए हम लोग के पास एक रिलेशन है जो हम लोग को सीधा पढ़ना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं जानना है, कहाँ से आया कैसे है, हम लोग को सीधा पढ़ना है। तो रिलेशन बिल्कुल जो गैस लो होता है, आइडियल गैस लो, उसी के जैसा है, पाई भी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पी भी इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं, बस पाई उसके जगह बदल दिया गया है। वो भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर ही है। तो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किधर, जिधर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, उधर जिधर प्रेशर आप एक्स्ट्रा लगा रहे थे ताकि इधर से इधर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो ना हो, तो उस साइड में जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वो भी किस यूनिट में, लीटर्स में, ये ध्यान देना है। भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसी साइड में सोल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आर क्या है, तो आर है गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है, जो पहले हम लोग लेते थे 0.0821। ऑस्मोटिक प्रेशर किस यूनिट में, ATM में, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग का भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, आर गैस कांस्टेंट वहीं 0.0821। टेम्परेचर को हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं हम लोग पाई इज इक्वल टू एन बाई भी इंटू आर टी, वही चीज़ लिखे। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखिए जो गैस लो है उससे थोड़ा डिफरेंट कैसे है, तो गैस लो जैसे हम लोग लिखते हैं पी भी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पर इसको चल, तो भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस है। जबकि यहाँ पर भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, और एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है। तो ये अंतर है, जरा ध्यान दीजिएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पर जब गैस में बात करते हैं तो भी वॉल्यूम ऑफ द गैस है और एन नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस है। इससे हम लोग रिजल्ट को कुछ कभी कभी ऐसे बदल देते हैं, एन के जगह क्या लिख दिया, मास बाई मॉलिकुलर मास इंटू आर टी। तो पी इज इक्वल टू मास बाई, यहाँ पर वॉल्यूम हो गया आर टी, और साथ ही साथ ये जो मॉलिकुलर वेट है, तो ये मास बाई वॉल्यूम की जगह डेंसिटी लिख देते हैं, कब, जब हम लोग गैस से जुड़ा हुआ काम करते हैं। लेकिन यहाँ वो काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जगह लिख दिया मास बाई मॉलिकुलर मास, तो ये मास किसका रहेगा, ये मास यहाँ पर जो जब इसको बदल के लिखेंगे मास बाई मॉलिकुलर मास, तो ये मास होगा सॉल्यूट का और वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी नहीं बनेगा। तो ये अंतर है, यहाँ पर वॉल्यूम सॉल्यूशन का है और मोल सॉल्यूट का है। यहाँ वॉल्यूम भी गैस का था और मोल भी गैस का था, दोनों सेम चीज़ का था। तो एन बाई भी की जगह हम लोग मोलारिटी लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू आर टी। तो मोलारिटी हम लोग का क्या होता है, याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। तो यहाँ पर आप मोलारिटी लिख सकते हैं इंटू आर टी। तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ये रिजल्ट भी कई जगह पे काम आता है। एक वर्ड यहाँ पे अक्सर इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो जैसे दो बर्तन में या तीन बर्तन में, जितना बर्तन हो सब में कुछ सॉल्यूशंस है, अगर ये सारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है तो ये सब एक दूसरे का आइसोटोनिक कहा जाएगा। तो आइसोटोनिक वर्ड का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशंस जिनका कंसंट्रेशन आइडेंटिकल हो, देन दे आर कॉल्ड व्हाट, आइसोटोनिक। तो टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक, उसी को हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। याद रखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब एक क्वेश्चन है, तो ये इतना ही चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर में था हम लोग का। अब एक क्वेश्चन है, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2.12 नंबर है, आप देख लीजिएगा बुक में अपना। दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में कितना होगा बताइए। 1 ग्राम पॉलीमर, कोई पॉलीमर है जो सॉल्यूट है मेरा, जिसका मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 185,000, इसको 450 मिलीलीटर पानी में डाल दिए, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना चाहिए फ्लो रोकने के लिए, आप यही जान लीजिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पूछ रहा है तो आपको इसी फार्मूला से आगे बढ़ना है, पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लीटर में लेंगे, तो 450 मिलीलीटर दिया है तो इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ गया, लीटर्स में आ गया।
नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का 1 ग्राम लिए हैं, तो मोल कैसे निकालेंगे, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, तो मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हो गया। आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 37 है, तो 37 प्लस 273 बराबर 310, तो यहाँ पुट किए 310 टेम्परेचर की जगह, बाकी 1000 यहाँ काट दिएगा, सरिया दीजिएगा तो आ जाएगा एटीएम में। तो एटीएम और पास्कल ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आप ये रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अंतिम सेक्शन इसमें है जिसको कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कल देखेंगे। कुछ उसका क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ होता है, उसको देखेंगे, हम लोग का चैप्टर ख़त्म होगा। चलिए, थैंक यू।